Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सभी को पता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होती है, एक लेंथेनाइड सीरीज है और आपके पास क्या है, एक एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनम आपका स्टार्ट होता है 57 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 लिटिशियम तक। ये आपके हो गए कंप्लीट लेंथेनाइड सीरीज। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड का आपके पास एटॉमिक नंबर है 89 से लेकर आपका लास्ट आ जाता है लॉरेंशियम तक। लॉरेंशियम का लास्ट आपका एटॉमिक नंबर है 101। ओके, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि आपने एसपीडी पढ़े होंगे। सबसे पहले होता क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कि आपके पास देखिए जो आपके आउटर मोस्ट शेल होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल को आपने क्या कहा कि ये nth शेल है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, वैलेंस शेल या फिर अल्टीमेट शेल। अब जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे, ये nth शेल का आप अंदर आए, नेक्स्ट क्या है आपका n-1th शेल। n-1th शेल को आपने क्या कहा, पेन अल्टीमेट शेल। और अंदर आए, और अंदर आपका क्या आ गया, आप n-2th शेल, इसको आपने कहा का एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो भी एलिमेंट है उसका जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वो अगर आपके इस n-2th शेल में आता है, ठीक है। अगर वो n-2th शेल में आ रहा है तो आप उसको कहेंगे कि वो बिलोंग कर रहा है आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट से। जैसे कि आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका एस ब्लॉक में जाता है, ठीक है, एस वाले में जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपका क्या है, n-2th एंटी पेनल्टीमेट शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करता है तो दैट विल बी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एक ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। अब इसके बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं तो किसी तरीके से भी आज याद रखो, याद ऑलरेडी आपको शायद होंगे, ठीक है। ओके, अच्छा अब एक बात करते हैं हम। देखिए इस लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनम है, ठीक है, लेकिन मेनली ये क्या होता है, लेंथेनम को आप इंक्लूड तो करते हो। ओके, लेंथेनम जो है आपका क्या है, लेंथेनाइड सीरीज में आप इसको इंक्लूड तो करते हैं, लेकिन लेंथेनम आपका किस में आता है, वो डी में आएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आता है, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब इसके बाद आप देखते हैं, देखिए एलिमेंट जो है किस में जा रहे हैं, n-2th एनर्जी लेवल्स में। इनको आपने कह दिया कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है। अब पास्ट में क्या कहते थे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते थे, लेकिन अब क्या है कि ये एक मतलब ये करेक्ट नेम नहीं है, क्योंकि बाद में इन्होंने पता लगाया कि आपके बहुत एलिमेंट्स होते हैं इनमें से, इस पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो रेयर नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि ये जो नेम दिया गया था कि रेयर अर्थ मेटल्स, ये करेक्ट नेम नहीं दिया गया था। अब एक बात समझिए पहले आप, देखिए ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास है शेल्स। अब ये सभी को पता है कि क्या होगा, ये जो आपका n है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, n है फिर n+1, इस तरीके से जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये जो स्पेसिंग है इनके बीच, ये स्पेसिंग जो है क्या होती है, कम होती जाती है। तो स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। शेल्स के बीच की, ये जो शेल्स हैं आपके, इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो कम होने लग जाती है। और अगर मैं कह दूं आपसे कि n अगर इन्फिनिटी ले लिया आपने, n जो है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, n अगर इन्फिनिटी ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं ये मर्ज करने लग जाते हैं। इट मीन्स मैंने क्या बताया आपको, ये आपके पास न्यूक्लियस है। शेल्स के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपकी स्पेसिंग जो है वो कम होती जाती है। अब एक पर्टिकुलर शेल ले लिया हमने, ठीक है, मान लो आपने 4f ले लिया, ठीक है, 4th शेल ले लिया, 4th शेल। अब 4th शेल में आपके कितने सबशेल्स होंगे, एसपीडीएफ। अब ये जो एसपीडीएफ सबशेल्स हैं, ये जो एसपीडीएफ आपके सबशेल्स होंगे, इनकी जो गैप होगा, इनका जो आपका स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, शेल्स अगर देखें आप, शेल्स की स्पेसिंग जो है कम होती जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर शेल ले लिया, उस पर्टिकुलर शेल में जो आपके सबशेल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग आप देखोगे तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर सिंपली कि अगर आपके सबशेल्स हैं उनकी स्पेसिंग क्या है, बढ़ती जाती है, तो ये जो आपका लास्ट में आपने पढ़ा था n-2, ये n-2 पढ़ा था। n-2 जो शेल होगा, इसके जो सबशेल्स होंगे वो nth लेवल में लाई करने लग जाएंगे, ठीक है। nth लेवल में लाई करेंगे तो आप कह दोगे कि वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपका वैलेंस ऑर्बिटल है, ठीक है। वैलेंस ऑर्बिटल है तो आपको जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो आपका इस वाले ही शेल में आएगा। इसीलिए आप इनको यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्ट होती है केमिस्ट्री। क्लियर है इतना, मतलब शेल्स की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है,
सॉरी कम होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर शेल में जो सब शेल्स है उनकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। तो आपने क्या कह दिया कि जो आपका n-2 शेल था, इसके जो सब शेल्स होंगे वो आपके nth लेवल में लाई करेंगे और वो आपके वैलेंस ऑर्बिटल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। और वैलेंस ऑर्बिटल की तरह एक्ट करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो n-12 शेल में ही आने लग जाएंगे, और यहाँ से आपका एवलॉग एलिमेंट्स स्टार्ट होता है। ये एक था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए मेनली एग्जाम पर्पज से आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए दोनों की, लैंथेनाइड्स की, एक्टिनाइड्स की, ठीक है। जनरल कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम जानेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिज्म। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है ये जो आपको मेनली इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या है ये 4f ऑर्बिटल्स है, ठीक है। 4f है, किस में लाई करेगा, 6 शेल में लाई करने वाला है, ठीक है। तो इतना तो पता लग गया आपका क्या है कि 4f के केस में क्या है, यहाँ पर आपके पास इनर्ट गैस कोर होता है, यहाँ पर जेनन है आपके पास, जेनन का क्या हो जाएगा 5s2 5p6, ये तो आपका जेनन कोर है, ठीक है। इसके बाद क्या जाएगा आपका 6s2, ये तो फिल्ड है हमेशा, 6s2 तो फिल होगा। अब 6s2 के बाद आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा 5d और 4f। अब यही आपको पता लगाना है 5d और 4f, यही पता लगाना है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में आएंगे, 5d में आएंगे या फिर 4f में आएंगे, ठीक है। यही से आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करनी पड़ेगी लैंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की, यहाँ पे लैंथेनाइड्स की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर आपसे मैं पूछूं कि कैसे आप पता करते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा, अगर कंपेयर करें हम 5d और 4f को, चलिए कंपेयर करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने ये चीज पढ़ी होगी, कैसे आप पता लगाओगे, 5d और 4f में आप निकालते हैं n+l वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 आ रही है, यहाँ पर देखा आपने कितनी आ रही है 4, ठीक है। ओके, l की वैल्यू निकाली 2, यहाँ पर आपकी आ जाएगी 3, n+l वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे, कितनी आ गई, ये 7, यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर भी 7। तो इट मीन्स n+l वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। अभी आप पता नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। अब आपने क्या किया, अब नॉर्मली आप देख सकते हो कि n वैल्यू जो है कितनी है, n वैल्यू से पता लगाएंगे सर, n वैल्यू किसकी ज्यादा है, 5d की। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं क्या कि 5d जो है इसकी एनर्जी ज्यादा हुई 4f से, ठीक है। इट मीन्स 4f जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, 4f ज्यादा स्टेबलाइज है, इट मीन्स क्या इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 4f में जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है यहाँ से, राइट। नॉर्मली अगर आप निकाले यहाँ पर कि n+l वैल्यू आपने निकाली, देखा दोनों सेम आ रहा है, आपको नहीं पता लगा। n वैल्यू देखा, n वैल्यू से पता लगा आपको कि 5d जो है उसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो लेस स्टेबलाइज है, 4f वाला आपका ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। 4f ज्यादा स्टेबलाइज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाना चाहिए। अभी तक इतना ही है, ठीक है, ओके। लेकिन अब एक बात बताइए मुझको, यहाँ पर जैसे आपने देखा लैंथेनम के केस में, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख रहे हैं, ये है आपका जेनन, फिर आपके पास है 6s2 5d1 है यहाँ पर। इट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो f में नहीं गया, 4f में नहीं गया है, वो 5d में गया है, राइट। 5d में कैसे जाएगा, ये जो n+l वैल्यू जो आपको आती है, ये क्या बताता है, ये रिलेटिव एनर्जी बताता है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, रिलेटिव एनर्जी बताता है ऑर्बिटल्स की। और यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, z इफेक्टिव बढ़ता है, और z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो z इफेक्टिव जो है वो 5d में बहुत ज्यादा बढ़ता है। 5d में z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, तो 5d क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। 5d अगर ज्यादा स्टेबलाइज है तो आपको जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 5d में जाना पसंद करेगा, ना कि 4f में। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 5d में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 6s2 5d1, ठीक है। ओके, तो लैंथेनम में क्या देखा आपने, इन दोनों को कंपेयर किया, किसको, 4f को और 5d को, 4f और 5d, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज है, 5d1 वाला, 5d1 की एनर्जी जो है वो कम है, 5d ज्यादा स्टेबलाइज है। अब जैसे ही आप लैंथेनम से सीरियम पे पहुंचे, ठीक है, सीरियम पे जैसे ही पहुंचेंगे, अब जो आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन अब जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, d में ही आएगा या फिर आपके f में जाता है, ये आपको पता करना है। दोबारा से आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि अब दोबारा से आप जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 5d में जाएगा या 4f में जाएगा। तो जैसे ही आप सीरियम पे पहुंचते हैं, देखिए होता क्या है,
सबसे पहले क्या था, यहाँ पर 5D आपका ज्यादा स्टेबलाइज था, 4F कम स्टेबलाइज था, ठीक है। जैसे सीरियम पे पहुंचे, अब आपका 5D और 4F जो है वो दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन आपका 4F में चला जाएगा और एक आपका 5D में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास D तो ठीक है, अब 4F स्टेबलाइज होने लग गया, 4F स्टेबलाइज होने लग गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आपका F में चला गया। इट मीन्स यहाँ पर मैं कह सकती हूँ क्या कि सीरियम के केस में क्या है कि 4F और 5D की एनर्जी लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाती है, ठीक है, बराबर हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। सीरियम के केस में ये हो जाता है। अब जैसे ही सीरियम से आप किस पे पहुंचे, Pr पे पहुंचे, Pr आपका क्या हो जाएगा, प्रेसोडाइनियम। जैसे ही आप प्रेसोडाइनियम पे पहुंचेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो D थे, अब D में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही आप प्रेसोडाइनियम में पहुंचेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों स्टेबलाइज थे, दोनों ही आपके एक एक इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे ही प्रेसोडाइनियम में पहुंचे, अब क्या हो जाएगा कि आपका 4F ज्यादा स्टेबलाइज होने लग गया। अब यहाँ पर क्या है आपका, इन दोनों को कंपेयर किया तो 4F ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है 5D से। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ आपके 4F में जाएगा, 5D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो 4F में अब आ गया आपका 4F3 और 6s2, ठीक है। अब फर्दर इसके आगे ट्रेंड यही फॉलो होगा। अब यहीं से आपका लेंथेनाइड जो है वो यही फॉलो करता है ट्रेंड की, अब 4F में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स फर्दर फिल होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4F3 था, तो 4F4, 5, 6, 7 तक पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक यूरोपियम तक आप पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। सीरियम में दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्यों 5D पे गया नहीं, अच्छा ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब लेंथेनम के केस में हम बात कर रहे थे, क्या था, Z इफेक्टिव आपका बढ़ रहा था। Z इफेक्टिव अगर बढ़ रहा था तो सबसे आपने पहले देखा कि यहाँ पर 5D के केस में Z इफेक्टिव बढ़ता है, आपका 5D ज्यादा स्टेबलाइज है। लेंथेनम से जैसे सीरियम पे आप पहुंचे, तो सीरियम के केस में अगर आप यहाँ पर देखें, इनको दोनों को देखते हैं, चलिए 5D है आपके पास, यहाँ पर 4F है, अभी सीरियम की बात कर रहे हैं, 5D और 4F दोनों है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एंगुलर नोड निकालो इन दोनों के लिए, ठीक है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड आपको पता है। अगर आप एंगुलर नोड यहाँ पर निकालेंगे, देखिए 5D में जो आपका एंगुलर नोड आता है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ओके चलिए, ओके सीरियम का केस आप एक बार समझ लीजिए। 5D 4F ये दोनों आपको देखना है, ठीक है। 5D और 4F में सबसे पहले आपने क्या किया, एंगुलर नोड रेडियल नोड निकाल लिया, ठीक है। एंगुलर नोड तो आपको पता है, L की वैल्यू जो होगी भाई आपकी एंगुलर नोड हो जाती है, ठीक है। तो एंगुलर नोड आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, 3। रेडियल नोड निकालते हैं, रेडियल नोड अगर आप निकालेंगे क्या हो जाता है आपका n-l-1। तो यहाँ पर n-l-1 अगर आपने किया तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेडियल नोड तो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, रेडियल नोड आपके यहाँ पर 2 मिल गए, ओके। अब 4F में अगर आप मैं बात करूं रेडियल नोड की, तो 4F में बताइए क्या रेडियल नोड आपको मिल पाएगा, कोई भी बताइए 4F में क्या कोई रेडियल नोड होगा। 4F पहली बार अकर कर रहा है, मतलब F जो है आपका ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, तो यहाँ पर जब पहली बार अकर कर रहा है तो यहाँ पर इसका कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा, 0 रेडियल नोड है। ये आपका क्या है, ये आपका एंगुलर नोड है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर 4F में कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है। नोड जब प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी नोड नहीं है, इट मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा, ठीक है, क्या करेगा, फील्स मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा, और अगर ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील कर रहा है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ज्यादा फील करेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। या मैं अपोजिट इसकी बात कर लूं कि अगर यहाँ पर आपका रेडियल नोड आ रहा था 2, ठीक है, अब जितने ज्यादा रेडियल नोड्स होंगे तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज होने लग जाएंगे, और लोकलाइज है तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वो कम स्टेबल है, क्लियर। तो यहाँ से आपको पता लगा कि 4F जो है, 4F इज स्टेबलाइज्ड, 4F जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, ओके। अभी दोनों बराबर कैसे है, 4F ज्यादा स्टेबलाइज तो है। लेंथेनम के केस में क्या देखा था, यहाँ पर आपके पास 4F और 5D, 4F और 5D जो है 4F ज्यादा स्टेबलाइज था, 5D कम था, ठीक है। अब ये जैसे सीरियम पे आप पहुंचोगे
तो जैसे ही स्टेबलाइजेशन होती है तो क्या होता है कि दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब इनके एनर्जी लेवल्स आप कह सकते हो कि ये थोड़े बराबर आ जाते हैं। जैसे स्टेबलाइजेशन होगा सीरियम में पहुंचते ही, तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं क्या कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें, स्टेबलाइजेशन में अगर आप देखें तो आपका 4f ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डी में रहेगा और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एफ में चला जाता है। ये थी कहानी सीरियम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम पहुंचे थे किस पे, पी आर पे। अब यहाँ पर जैसे पहुंचोगे अब क्या है, यहाँ पे फर्दर क्या लग जाता है, अब 4f ही आपका स्टेबलाइज होने लग जाएगा और यही आपका ट्रेंड फॉलो होता है कहाँ तक, यहाँ तक ये एक्सट्रीमली यहाँ तक फॉलो करने लग जाएगा। F3 फिर F4 5 6 7 तक आ चुके हैं हम यहाँ तक, यूरोपियम तक। ओके सुनिए, ठीक है। अब जैसे ही आप गैडोलिनियम पे पहुंचे, जीडी में पहुंचे, गैडोलिनियम में पहुंचते देखो क्या होता है। अब 4f7 मतलब आपका जो f ऑर्बिटल था वो हाफ फिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो f में ही जाए या फिर हो सकता है कि वो 5d में चले जाए। इसका मतलब पेयरिंग होगी या नहीं होगी यही पता करना है आपको, ठीक है। f7 जा चुका है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, ठीक है। ओके, F7 है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में जाके पेयरिंग होने वाली है, या फिर वो D में चला जाए या फिर वो 5D में चला जाए। तो गैडोलिनियम के केस में क्या है कि पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपको पेयर कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड ना करें और डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, D में चला जाए। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया आपका कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो D में चला जाता है, पेयरिंग नहीं होती। गैडोलिनियम का क्या रीजन बताया मैंने कि पेयरिंग एनर्जी इसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए आपका पेयरिंग नहीं होगी और वो डी में चला जाएगा। ये होगा गैडोलिनियम का। और एक बार नेट में आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिंपली आपसे पूछा था कि गैडोलिनियम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बतानी थी, ठीक है। जब आपको गैडोलिनियम की पता है तो 2+ की निकाल लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालने हैं, है ना। F7 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे ही गैडोलिनियम से आप पहुंचे किस पे, टर्बियम पर, टीबी भी पहुंचे आप। अब क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने लग जाता है। जैसे टर्बियम पे पहुंचे यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ने लग गया, जेड इफेक्टिव बढ़ने लग गया। और अब क्या हो जाता है, अब आपका दोबारा से क्या हो जाएगा, 4f जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, किससे, 5d से। यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 4f ज्यादा स्टेबलाइज है 5d से, तो d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, सिर्फ 4f में जाएंगे। तो अब क्या है, यहाँ पर आपका आ गया 4f9, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब पेयरिंग हो जाएगी, सिर्फ इस वाले केस में पेयरिंग नहीं होती है गैडोलिनियम के केस में। जैसे ही टर्बियम पे पहुंची जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, पेयरिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, 4f9 आ गया। अब फर्दर आपको यही ट्रेंड फॉलो करना है, 9 है, फिर 10 होगा, 11 12 13 14 तक पहुंच गए, ठीक है। अब आपका f जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी तो मजबूरी है, f तो कंप्लीट है, जाएगा वो 5d में, सिंपल, ठीक है। तो लास्ट जो आपका क्या था, ये ल्यूटीशियम, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 4f14 और अगला इलेक्ट्रॉन 5d1, क्लियर। और 6s2 आपका हाई फील्ड। बताइए मुझको एक बार, इतना समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है लैंथेनाइड्स की, इतना क्लियर है, इनके रीजंस क्लियर है सबके, जल्दी से बताइए। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको कि लैंथेनाइड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनाइड में सिर्फ आपका क्या है कि PM ही ऐसा है, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। ये आपका क्या है, रेडियो एक्टिव है लैंथेनाइड्स में। और एक्टिनाइड्स की बात करेंगे जब, तो एक्टिनाइड्स में जितने भी होते हैं एक्टिनाइड्स, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स में वो रेडियो एक्टिव होंगे। और लैंथेनाइड में सिर्फ PM वाला जो है यही आपका यहाँ पर रेडियो एक्टिव है। ओके ठीक है, क्लियर। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर जनरल नॉर्मली हमने देखा एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब आपको आ गया। क्वेश्चन जो पूछता है वो आपसे सिर्फ एटम की तो नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि मान लो Ln 2+ में बता दो, लैंथेनाइड 2+ में, 3+, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में पूछ सकता है। अच्छा अब एक और बात है यहाँ पर कि आपके जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो ज्यादातर स्टेबलाइज होते हैं किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही वो मेनली शो करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं वो, जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे ना तब डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अभी यहाँ पर बस इतना जान लो आप कि लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो लैंथेनाइड 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जल्दी से देख लेते हैं। ये था आपके पास 5d1 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, या तो चलो खाली ज़ेनन और बचा। अब यहाँ पर है, इसमें देखा आपने 6s2, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब एक बचा इलेक्ट्रॉन, कहाँ से निकालोगे बताओ, 4f या 5d। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है 4f में, एक इलेक्ट्रॉन है 5d में। अब आपको यहाँ पर आ जाएगा कंपैरिजन कि आप कहाँ से निकालना पसंद करेंगे थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन।
5d से निकालेंगे या 4f, दोबारा आपको वही चेक करना है कि किसकी एनर्जी जो है कम है। जैसे ही आपने सीरियम में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, सीरियम का केस बताया था नहीं आपको कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, रेडियल लोड आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई भी रेडियल लोड नहीं है तो आपको ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है और ये ज्यादा स्टेबलाइज है। अगर 4f ज्यादा स्टेबलाइज है तो इलेक्ट्रॉन वहां से तो नहीं निकलेगा, तो कहां से निकलने वाला है, 5d से। तो आपने सिंपली जो थर्ड है वो 5d से निकाला और आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, कॉन्फ़िगरेशन बचा आपका यहाँ पर 4f1। क्लियर? ठीक है, बस यही समझने वाली चीज थी यहाँ पर। इसके बाद तो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर भी आपको 3 निकालने, यहाँ पे 4f3 है, 6s2 है, ये आपका हो गया 4f2, यहाँ पर 4f3। अभी सिंपल है, सारे निकाल लेंगे आप इजीली। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। यहीं पे आपको एक कंफ्यूजन थी कि आप d से निकाल लें या फिर 4f से, तो 4f ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इलेक्ट्रॉन d से निकलने वाला है। ये तो हो गया आपका लैंथेनाइड 3+ का। ठीक है, अब कुछ लैंथेनाइड्स होते हैं, देखिए मेनली एग्जिस्ट करते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन कभी कभी वो +2 या फिर +4 में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। अब +2 +4 में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इनका रीजन हो जाता है कि या तो वो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहे हो या फिर हाफ फिल्ड, तो इसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि 2+ में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4+ में क्या है। सिंपली आप इसको भी निकाल सकते हैं, जब 3+ का निकाल लिया तो इसको भी निकालने में कुछ है ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं खाली, इसलिए निकाल दोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन जो आया था वो पूछा था आपसे गैडोलिनियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गैडोलिनियम का आपके पास 2+ का क्या हो जाएगा, देखो गैडोलिनियम का है आपके पास 4f7, यहाँ लिख देते हैं 4f7, 5d1 और 6s2। ठीक है, आपसे पूछा किसका है, गैडोलिनियम 2+ का। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाएंगे, 2 से निकल जाएंगे। सिंपल, क्या बचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f7, 5d1, बस इतना बताना था। ठीक है, ये गैडोलिनियम का बताया मैंने। ठीक है, ये गैडोलिनियम का है। आगे तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। ये हो गई लैंथेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन की। चलिए, अब आपका एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, जनरल प्रॉपर्टीज कुछ पूछ ली जाती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक तो आपको हो सकता है क्या कि लैंथेनाइड्स में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि जो पीएम है आपका, जो है प्रोमेथियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और एक्टिनाइड्स में सारे के सारे ही एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव होने वाले हैं। अच्छा, प्रोमेथियम शायद आपने मूवी देखी होगी, प्रोमीथियस, काफी अच्छी मूवी थी, नहीं देखी हो तो देख लेना एग्जाम के बाद। लेकिन ठीक है, तो उससे काफी रिलेटेड है। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इवन ट्रांजिशन मेटल से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लैंथेनाइड्स को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कभी कभी पूछ सकता है सारी प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फॉल्स है, तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, अब ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि लैंथेनाइड्स मेनली एग्जिस्ट करते हैं किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन जो एक्सेप्शनल है आपका क्या, आपका EU और YB, यूरोपियम और इट्रीबियम, ये जो एक स्टेट एग्जिस्ट करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये डाइवेलेंट है। अब क्यों होंगे, इनका रीजन यही हो जाएगा दोबारा से कि वो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होंगे या फिर फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, तो उसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरह, जैसे एल्कलाइन मेथड अर्थ मेटल्स प्रेफर करते हैं उसी की तरह। ठीक है, अब अगर इनको आप, मतलब यूरोपियम और इट्रीबियम को, इनको अगर आप डिसॉल्व करते हो अमोनिया में, अमोनिया में जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो आपको ब्लू कलर का एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, मतलब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, ब्लू कलर का कंडक्टिंग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। चलिए, इतनी बातें हो गई। और इस पे अगर हम चले, आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, LaI2 और CeI2। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि यहाँ पर लैंथेनम का और सीरियम का, यहाँ पर आप मुझको ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि I2 है तो ये तो +2 में होना चाहिए था, यहाँ पर भी ये +2 में होना चाहिए था। लेकिन ये इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, मेटल जो है आपका, मतलब मेटल आपका लैंथेनम या फिर सीरियम कुछ भी हो सकता है, ये तो +3 में ही रहेगा। ठीक है, और जो आपका I है, I-, ये तो हो गया आपके 2, और एक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज भी आती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मेटेलिक क्लस्टर, मेटेलिक
लस्टर। लस्टर मतलब क्या हो जाता है, मतलब जो शाइन जो होती है मेटल की, ठीक है, शाइन या चमक जो होती है मेटल की, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपको मेटेलिक लस्टर या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आप सीरियम की बात करते हैं तो सीरियम जो है आपका वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एग्जिस्ट करेगा, आप कह सकते हैं कि सीरियम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप इसको यूज भी करते हैं जब आपने टाइट्रेशन वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक है। तो सीरियम 4+ जो है आपका प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी ई नॉट वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.74 वोल्ट दे रखी है। चलिए, अब हम आए किस पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि अगर आपको लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना हो, तो सेपरेशन अगर देखें, सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी है, एनालिटिकल पूरी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सेपरेशन अगर देखें इसका तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। कैसे? क्योंकि लैंथेनाइड्स ये जो आपके नॉर्मल देखो आप जाते हो, जो ट्रेंड आपका लैंथेनम से लेकर लिटियम तक आप जाते हैं, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी बस इतना समझ लो कि साइज जो है कम होने लग जाता है। यहाँ पर साइज तो कम हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब कम नहीं है कि आप इजिली उसको सेपरेट आउट कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल होता है इन्हें सेपरेट आउट करना, तो कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं। काफी सारी टेक्निक्स हैं, प्रेसिपिटेशन हो गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पर जिसे आप सेपरेट आउट कर सकते हैं वो होता है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं लैंथेनाइड्स को। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा आपसे इससे भी, ठीक है। एक तो पूछा हुआ है, उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट थी कि लैंथेनाइड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं या नहीं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट थी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टी से आ सकते हैं इजीली। चलिए, एक बार हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से किस तरीके से आखिर आप सेपरेट आउट करेंगे। बता देते हैं एक बार, फिर ये एक्सचेंज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, ठीक है। देखिए, लैंथेनाइड से स्टार्ट करते हैं। याद रखने का सिंपल ट्रिक क्या हो जाएगा, एटम्स का याद रखो, फिर आप इनका तो निकाल ही लोगे इजीली, ठीक है। एटम्स का कैसे याद रख सकते हैं, लैंथेनम का तो आपका हो गया अलग है थोड़ा सा, 5d1 6s2, मतलब अभी आपका यहाँ पर F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए सीरियम से जब आपने स्टार्ट किया तो सिंपली आपने क्या देखा कि F1 है, मैंने बताया F2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो F2 आपको एग्जिस्ट नहीं कराना है, F1 इसकी वजह से D1 में भी जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा F3 F4 F5 F6 F7। अब F7 कंप्लीट तो D में जाने वाला है, D आ गया। अब F यहाँ पर 8 नहीं आता, बता दिया था F8 नहीं आता, तो F9 आएगा, 10 11 12 13 14 14 खत्म तो D में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, सिंपल। दो ही चीजें थी यहाँ पर, है ना, वरना नॉर्मल ट्रेंड तो फॉलो हो रहा है, सिर्फ F8 नहीं मिलता और F2 नहीं मिलता, तो इन दोनों का बस ध्यान रखना है यहाँ पर। इस वाले केस में क्या देखा आपने, यहाँ पर इनको तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, इन वाले का, ठीक है। जो अर्लियर एक्टिनाइड्स है, लेटर एक्टिनाइड्स दोबारा से आपके उसके तरह हो जाएंगे, ठीक है, लैंथेनाइड्स के तरह हो जाएंगे, सिंपल। कि आपका यहाँ पर F7 था, F7 6d1, पेयरिंग एनर्जी से स्टार्ट करना है 6d1, और उसके बाद पेयरिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट F9 से लेकर 10 11 12 13 14, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लैंथेनाइड सेपरेशन। सबसे पहले इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से आप सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। आयन एक्सचेंज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आयन एक्सचेंज में क्या होता है कि आपके पास कॉलम है, कॉलम्स में रेजियंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रेजियंस होंगे, रेजियंस से अटैच आपके क्या होंगे, रेजियंस से अटैच आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। अब यहाँ पर आप अपना कुछ भी सैंपल डालते थे और वो सैंपल क्या करेगा, इन फंक्शनल ग्रुप को हटा के खुद बाइंड कर जाता है इनसे, ठीक है। फिर आपको एक मेनली जो हमने पहले पढ़ा था उसमें आप क्या यूज करते थे, इल्यूटिंग एजेंट एक डालते थे, मेनली बफर यूज किया करते थे, राइट। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर आप जो डाल रहे हो क्या है, लैंथेनम 3+। लैंथेनाइड्स को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं इस कॉलम में, देखते हैं ना सुनीत हो पाएगा या नहीं, वैसे मुझे लगता तो नहीं है, कोई बात नहीं, बट प्रिपरेशन आपको ऐसी रखनी है कि 19 से पहले सब कुछ हो जाए, ओके। चलिए
अब मेनली यहाँ पर आप देखिए कॉलम कौन से यूज करते हैं, यहाँ पर आप यूज करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजन। याद रखना ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। कैटायन एक्सचेंज रेजन यूज करते हैं, मतलब कैटायन एक्सचेंज कॉलम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैटायंस का एक्सचेंज होता है, सिंपल समझ में आ गया, क्योंकि लेंथेनम आपका लेंथेनाइट जो भी होगा 3+ और यहाँ पर आपका ये आपके पॉजिटिव चार्ज होगा इसको सेपरेट आउट करता है, और माइनस जो आपका नेगेटिव होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब मेनली आप लेंगे क्या है यहाँ पर, आप कौन सा यहाँ पर ये रेजिन्स यूज करते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पर सल्फोनेटेड पॉलिस्टरीन, सल्फोनेटेड पॉलिस्टरीन, पॉलिस्टरीन, ठीक है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, SO3H, ठीक है। तो आप देखिए क्या हुआ, लेंथेनम 3+ था, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा और इस नेगेटिव के साथ, मतलब जो आपका रेजिन है उसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। मतलब लेंथेनम जो था ये रेजिन के साथ आप बाइंड हो चुका है, ठीक है। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया लेंथेनम को कॉलम में, ये अब क्या कर रहा है, रेजिन के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। चलिए ये हमने बात कर ली, अब यहाँ पर बाइंडेड है इसके साथ। अब एक बात समझिए, जब आप लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं, ल्यूटेशियम तक जाते हैं, ठीक है, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आयंस का साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, ये बात पता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे आगे, साइज जो है इनका डिक्रीज हो रहा है, ओके। लेकिन साइज डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स लेंथेनम जो है इसका लार्ज साइज है, लार्ज साइज है, और ये डिक्रीज होते होते ल्यूटेशियम तक जब पहुंचा तो इसका हो गया स्मॉल साइज, क्लियर। अब देखिए आपका लेंथेनम जो है वो लार्ज साइज है, साइज अगर ज्यादा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब हाइड्रेटेड आप यहाँ पर सिस्टम लेते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा अटैच हो पाएंगे या कम, आप खुद ही बताइए। अगर आपका ये लार्ज साइज का लेंथेनम है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने अटैच हो पाएंगे, कम अटैच हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये आपका क्या है, ल्यूटेशियम का स्मॉल साइज है, फिर स्मॉल साइज है तो यहाँ पर आपके ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपने कोई भी वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो गया, यहाँ पे ले लिया LuX3.NH2O। तो अब यही आपको बताना है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस में ज्यादा अटैच सकते हैं, मतलब एन की वैल्यू लार्ज होगी या फिर स्मॉल होगी, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी होगी, ओके। तो यहाँ पर कम लग पाएंगे, यहाँ पर आपके ज्यादा लग पाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, इतनी बात क्लियर है। मतलब साइज को कंपेयर किया सबसे पहले आपने लेंथेनम से ल्यूटेशियम, साइज डिक्रीज हो रहा है, लेंथेनम का साइज बड़ा था, ल्यूटेशियम का साइज छोटा है, स्मॉल है। तो अगर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, अगर साइज ज्यादा है, ठीक है, साइज ज्यादा है किसी भी एटम का, मेटल का, तो कितने आपके वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, कम अटैच हो पाएंगे। तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पर ये लार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था इन्हें, ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड सिस्टम हो जाएगा। अभी हाइड्रेटेड सिस्टम है तो जो जितना स्मॉल होगा वो इतना अच्छा बाइंड कर पाएगा रेजन के साथ, ठीक है। तो सबसे बढ़िया बाइंड कौन सा कर रहा है, ये स्मॉल है, हाइड्रेटेड की बात कर रही हूँ मैं, तो आपका लेंथेनम जो है वो इजिली इस रेजन के साथ बाइंड कर पाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रेटेड यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल जो है आपका लेंथेनम का वो स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा, स्ट्रॉन्गली बाइंड टू रेजन, ठीक है। अभी रेजन के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड कर चुका है, और जो आपके ल्यूटेशियम वाले थे, ये जो लेंथेनाइट्स होंगे वो क्या है, वो आपके बॉटम में ही कहीं प्रेजेंट है, बॉटम में ही वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे सिर्फ सॉल्यूशन में, ठीक है, बाइंड नहीं हुए हैं। अब क्या करोगे आप, जैसे आप लास्ट हमने पढ़ा था कि हम बफर डालते थे, ठीक है, ताकि वो जो भी आपका इल्यूटिंग आउट एजेंट डालेंगे, इल्यूटिंग, जिसकी वजह से वो इल्यूट आउट हो जाए। यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, इल्यूटिंग एजेंट यूज करेंगे आप, ये कुछ नाम याद रखना आप, ठीक है, इल्यूटिंग एजेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कि वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। यहाँ पर आप यूज करते हैं सिट्रेट, ठीक है, या फिर आप अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी यूज कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी यूज कर सकते हैं, मेनली यूज करते हैं सिट्रेट, ठीक है, ये आपका इल्यूटिंग एजेंट है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से इस कॉलम से
इल्यूटिंग एजेंट मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालना स्टार्ट किया, सिट्रेट डालना स्टार्ट करा, तो सिट्रेट क्या करेगा, सिट्रेट जो है कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाएगा। तो लेंथ जो भी आपके लेंथेनाइड्स होंगे उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स इजीली बना लेगा उसके साथ साथ ही उसको सबसे पहले निकाल देगा। तो कॉम्प्लेक्स सबसे पहले वो किसके साथ बनाता है, देखिए यहाँ पर जो लेंथेनाइड थे स्ट्रॉन्गली बाइंड थे रीजन के साथ, तो जो आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आ रहा है, जो सिट्रेट आ रहा है, इस कॉलम पर सिट्रेट आएगा, तो ये सबसे पहले किसके साथ इजीली कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, आपके ल्यूटीशियम के साथ। ठीक है, ल्यूटीशियम के साथ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अच्छे से ये बाइंड कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, और सबसे पहले इसको ही बाहर निकालता है। तो मतलब आपसे सिंपल शब्दों में बात करें, आपसे ये पूछ सकता है कि इल्यूट होने के लिए ऑर्डर क्या होता है, मतलब ऑर्डर क्या होगा, इल्यूटिंग ऑर्डर, लैंथनम से लेकर ल्यूटीशियम तक। तो सबसे पहले आपका ल्यूटीशियम बाहर आता है, मतलब सबसे पहले ये सबसे लास्ट वाला बाहर आएगा, फिर इस तरीके से आपके लास्ट में जाके लैंथनम बाहर आता है। ठीक है, ये इल्यूटिंग ऑर्डर हो गया। बताइए पूरी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी समझ में है किस तरीके से सेपरेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ पॉइंट्स समझ में तो आ गया होगा पूरा, कुछ पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं वो ध्यान रखो। वो क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, एक तो आपसे पूछ सकता है कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से आप सेपरेट कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में अनायन एक्सचेंज रेजिन या फिर कटायन, तो याद रखना है कटायन एक्सचेंज रेजिन। दूसरी बात आपसे कमर्शियल नेम भी पूछ सकता है, कमर्शियल नेम होता है आपका डोवेक्स 50, इसको भी याद रखना। कमर्शियल नेम क्या है, डोवेक्स 50, तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या फिर इल्यूटिंग एजेंट दोनों सेम है। कौन सा यूज करते हो आप, सिट्रेट या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। मेनली आप सिट्रेट यूज करते हैं, सिट्रेट याद रखना। ठीक है, इतनी सी बातें थी। और इसके बाद इल्यूटिंग ऑर्डर पूछ सकता है। इल्यूटिंग ऑर्डर क्या है, सबसे पहले सबसे लास्ट वाला, मतलब जो राइट में है आपके, वो सबसे पहले बाहर आएंगे, और फिर धीरे धीरे सबसे लास्ट में आपका लेंथनम बाहर आता है। प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने वाले। बताइए मुझको एक बार सेपरेशन क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई करो, सेपरेशन क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिटेल में समझ लिया। नेक्स्ट आगे क्या था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे हम, कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो मैंने बताया आपको कि अर्लियर एक्टिनाइड्स जो थे वो क्या था, कमर्शियल नेम इज डोवेक्स 50, डोवेक्स 50। ठीक है, ओके, DO या A जो भी होता है स्पेलिंग एक बार देख लेना, डोवेक्स 50 है। ओके, ठीक है। अब एक्टिनाइड से मैंने बताया था आपको कि आपका जो ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, जो भी आपके वो थे 7f, हाँ जो भी 5f और ये सब थे, उनके बीच में क्या होता है, एनर्जी लेवल जो होता है, स्पेसिंग बहुत ही कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी लाई कर सकते हैं, कहीं भी लाई कर सकते हैं आपके। तो क्या होता है कि वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, तो इसके बाद अब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा स्टेबल है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर चलो एक बार देख लिया आपने कि Np जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और NO जो है ज्यादातर प्रेफर करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम डिटेल में बात करने वाले हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उससे कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। चलिए, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, समझ में आ गई होंगी आपको। ओके, अब एक बार थोड़ा सा समझते हैं हम लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को। ठीक है, इनका डिफरेंस एक बार समझते हैं। चलिए जल्दी से एक बार फास्ट। लैंथेनाइड्स आपको पता है 4f में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5f में जाते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब आपने क्या निकाला है यहाँ पर, देखो एंगुलर नोड तो सिंपली निकाल लोगे आप। एंगुलर नोड जितनी L वैल्यू होती है वही आपकी एंगुलर नोड है। रेडियल नोड निकाला अगर, तो लैंथेनाइड्स की केस पे ये 4f है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रेडियल नोड नहीं आता है, 0 रेडियल नोड। लेकिन आपने जब एक्टिनाइड्स देखा, एक्टिनाइड्स में आपके पास एक रेडियल नोड आ जाएगा। निकाल लो इसको, कैसे निकालते हैं, n-l-1। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 5 -3 -1। ठीक है, आगे 1, मतलब यहाँ पर आपके पास एक रेडियल नोड आता है 5f के केस में। चलिए, अब इसी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये आपका R है, यहाँ पर आपका क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी। ठीक है, ओके, तो आपको इस केस में क्या है, आपको एक मैक्सिमा मिलता है। ये 4f की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, कोई भी नोड नहीं है। लेकिन जब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपको एक नोड नजर आ जाता है, यहाँ पर एक नोड मिल रहा है। क्लियर, ये 5f की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नोड मिलने की वजह से क्या है, यहाँ पर एक नोड मिल रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका सब्सिडरी मैक्सिमा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा। यहाँ पर आपके पास ये एक प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, 4f के केस में क्या होता है, जो आपका इनर्ट गैस कोर था, जो जेनन कोर था, वो आपका कहीं यहाँ पर लाई करेगा, जेनन कोर। ठीक है, मतलब ये जो जेनन कोर है
और आपका 4F का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये दोनों ही बहुत ही क्लोज होते हैं। क्लियर? मतलब जो प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा और जो जेनन कोर है वो दोनों आपस में बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही पास है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4F जो है वो बहुत ज्यादा ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ पर फील करता है। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर फील कर रहा है इट मीन्स आपका क्या है, 4F ज्यादा ही स्टेबलाइज्ड है, ज्यादा स्टेबलाइज है, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या, ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील कर रहा है। इसका मतलब 4F बहुत ही ज्यादा अंदर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीपली बरीड है, या फिर आप कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल लाइक है। ठीक है, कोर लाइक है, बहुत ही अंदर है। ये रीजन समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है, हाँ ठीक है, तो ये वाला मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ आपको। ठीक है, जल्दी सुन लीजिए। लेंथेनाइट्स में क्या है, 4F में जाता है, एक्टिनाइट्स 5F में जाता है, नॉर्मल पता है आपको। इसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पर एंगुलर नोड निकाल सकते हैं। एंगुलर नोड कैसे निकालना, जितनी एल वैल्यू होगी वही आपकी एंगुलर नोड होती है। रेडियल नोड की अगर बात करें, यहाँ पर रेडियल नोड आपने देखा लेंथेनाइट्स में 4F है। 4F में ये 4F क्या है, फर्स्ट ऑफ है, पहली बार अकर कर रहा है, तो यहाँ पर रेडियल नोड इसके एक भी नहीं होंगे, 0 रेडियल नोड्स होते हैं। ठीक है, यही अगर एक्टिनाइट्स की बात करूँ, सिंपली आपने निकाल लिया आपके n-l-1 से, इसको कैलकुलेट करा, आपका रेडियल नोड आ रहा है कितना, एक रेडियल नोड आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब इसी का मैंने यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना के दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आ रही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 4F के केस में क्या है, कोई भी आपको नोड नहीं मिल रहा है, कोई नोड नहीं मिल रहा, तो आपको एक ये इस तरीके से ये ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, 5F में गए, 5F में आपको यहाँ पर एक नोड मिल रहा है, देखिए एक रेडियल नोड है, यहाँ पर आपको एक नोड मिलता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है 4F में, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, और जो आपका जेनन कोर होता है, लेंथेनाइट्स में जेनन कोर है, जेनर इनर्ट गैस कोर है, ये कहीं लाई करता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है और ये जो जेनन कोर है, ये आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही पास है। और बहुत पास होगा तो क्या होगा कि 4F जो है वो ज्यादातर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा। अगर ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील कर रहा है तो क्या होगा, वो ज्यादातर स्टेबलाइज हो जाएगा। 4F ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, या आप कह सकते हैं क्या, 4F ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। और आपका अगर ये दोनों बहुत पास पास हैं, ठीक है, जेनन कोर के बिल्कुल पास में है, अंदर आ जाते हैं, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अंदर है, मतलब डीपली बरीड है 4F वाले। तो आपने इनको क्या दिया कि इनर ऑर्बिटल है, या फिर कोर लाइक है, या डीपली बरीड है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर चले 5F में, 5F में क्या हो जाता है, अब यहाँ पर नोड आ गया। अब नोड आने की वजह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका है सब्सिडियरी मैक्सिमा, ये है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा, इनका एवरेज निकाला। ठीक है, कहीं आएगा एवरेज। अब यहाँ पर रेडन कोर होता है, ठीक है, रेडन कोर कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका मैक्सिमा और जो रेडन कोर होगा ये आपका क्या है, फार अवे है, दूर दूर है, तो ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना फील नहीं कर पाते। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है बहुत कम है इनके बीच में, रेडन कोर और आपका जो प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर वीक है तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये दूर दूर होंगे, दोनों दूर हैं, इट मीन्स ये आपके इनर ऑर्बिटल नहीं है, ये आपके डिफ्यूज हैं, या फिर लेस कोर लाइक है, क्योंकि आपका 5F जो है वो रेडन कोर से काफी डिस्टेंस पे हो जाता है। बताइए इतनी बात क्लियर? ये डिफ्यूज हो जाते हैं या फिर लेस कोर लाइक आप इनको कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं हम एक्टिनाइट्स का, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। एक्टिनाइट्स के केस में आप अर्लियर एक्टिनाइट्स और लेटर एक्टिनाइट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, और लेटर एक्टिनाइट्स जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं आपके लेंथेनाइट से। ठीक है, लेंथेनाइट से आपके रिजेंबल करेंगे, यही बात लिखी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आए लेंथेनाइट्स के केस में। देखिए लेंथेनाइट के केस में क्या है, जेड इफेक्टिव जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है 4F ऑर्बिटल के। सिंपली तो मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पर क्या है, दोनों पास पास है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, 4F जो है आपका ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा सेंसिटिव है 4F ऑर्बिटल के एनर्जी के। ओके, क्लियर? अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लेंथेनाइट्स में जो 4F और 5D, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात कर चुके हैं कि 4F और जो 5D है इनके बीच का गैप तो लार्ज होता है, इसलिए तो आप इजीली डिफाइन कर सकते थे कि किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, लार्ज गैप है। लेकिन यहाँ एक्टिनाइट्स के केस में क्या था, जो गैप था बहुत कम था, स्पेसिंग बहुत कम थी, इसलिए तो आप बता नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, किस में भी जा सकता है। तो इनके बीच में स्पेसिंग जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर लार्ज गैप है 4F और 5D के बीच में। ठीक है, बताइए एक बार ये डिफरेंस समझ में आ गया पूरा लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स का? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये होगी आपकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज आपने जान ली। अच्छा, क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्वेश्चन देख लो।
साथ साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके उस टॉपिक से मैच कर रहे हैं वो मैं करा देती हूँ। दिसंबर 2016 में आया क्वेश्चन, क्या है, मेटेलिक आयोडाइड विथ मेटेलिक लस्टर एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी बताया मैंने आपको कि यहाँ पर क्या था, आपका जो एग्जाम्पल था वहाँ पे LaI2 और CeI2 है ना, कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे ये, कि आपका मेटल जो है वो तो 3+ में है और आपका यहाँ पर आयोडाइड जो है ये आपके 2 है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ही आपका क्या है, मेटेलिक लस्टर आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आता है, ठीक है। तो सिंपली आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, LaI2, ठीक है। इसको आप अपोजिट करके पूछ लिया बस, और तो क्या है। हाँ बिल्कुल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी, चिंता मत करो। लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चन सारे कर लेंगे हम, और 5 इयर्स से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जो 5 साल से पहले जो भी क्वेश्चन आए हैं वो तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे भी नहीं। तो लास्ट के 5 इयर्स की प्रैक्टिस कर लो बस, वो मैं करवा दूंगी आप लोग के सारे। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी पर। थर्ड प्रॉपर्टी है। अब क्या बताना है आपको कि यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ा, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है या कम है, कौन कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कौन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, 4F एंड लेटर एक्टिनाइड्स हैव वीक कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। यहाँ क्या दे रखा है आपको कि जो 4F हैं और जो आपके लेटर एक्टिनाइड्स हैं, क्योंकि F और लेटर एक्टिनाइड्स तो सेम आपको केमिस्ट्री शो करते हैं ना, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है, इनकी केमिस्ट्री सेम है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों वीक कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी दिखाते हैं। अब ये वीक क्यों दिखाएंगे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वीक कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी क्यों दिखाने वाले हैं, चलिए समझते हैं इस बात को, आगे समझते हैं। देखिए, ये अभी हम बात करें किसकी, लैंथेनाइड्स की और लेटर एक्टिनाइड्स की, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसे बनेगा, कोई लुईस एसिड होगा, कोई लुईस बेस होगा, इनके बीच में आपका एसिड बेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक मेटल है, ठीक है, आपने ले लिया Ln3+, और आपके पास क्या कोई लुईस बेस होगा, अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आप कह सकते हैं नेगेटिव स्पीशीज है, ठीक है। इसके पास क्या है, ये पॉजिटिव स्पीशीज है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो आपको बस यही पता करना है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अगर बढ़िया है, अच्छी है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तब तो वो इजिली आपके कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी अच्छी है। अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही कम हो गई तो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपका किस पे, चार्ज डेंसिटी पर, चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिपेंड करता है। तो सिंपली आपको चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा, क्लियर। चार्ज डेंसिटी आप कैसे कर सकते हैं, साइज चार्ज बाय साइज, ठीक है, इस तरीके से आप चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। साइज जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथेनाइड्स के केस में क्या होता है, लेंथेनाइड्स के केस में क्या हो जाएगा, इसका जो साइज होता है यहाँ पर जो साइज होगा लार्ज साइज होता है इनका, ठीक है। अब लार्ज साइज होने की वजह से अगर साइज ज्यादा है, साइज अगर ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी अगर कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अगर कम है तो वीक कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी शो करेंगे, टेंडेंसी शो करेंगे। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंथेनाइड्स आते हैं स्टेबल होते हैं आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बताइए क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, रीजन समझ में आ गया कि वीक कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी क्यों होती है आपकी लैंथेनाइड्स की, लेटर एक्टिनाइड्स की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर रीजन भी बता दिया, ड्यू टू लेस चार्ज डेंसिटी इन 4F, लेस चार्ज डेंसिटी इन 4F की वजह से 4F और लेटर एक्टिनाइड्स जो है वो वीक कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी शो करते हैं।
अब बात करें हम अर्लियर एक्टिनाइड्स की। अब इनकी बात तो कर चुके हैं, एक्टिनाइड्स की बात करते हैं। अर्लियर एक्टिनाइड्स के केस में क्या होता है? अर्लियर एक्टिनाइड्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो 5F है, आपका 6D है, 7S है, इनमें जो स्पेसिंग होती है ये बहुत कम होती है, लेस, वेरी लेस। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, कहीं भी नहीं पता हमें। ठीक है, कहीं भी जा सकता है कूद के। ठीक है, इस वजह से ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कई ऑक्सीडेशन स्टेट के हो सकते हैं आपके अर्लियर एक्टिनाइड्स जो है। ठीक है, और क्या होगा, इनका साइज बड़ा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो पाएगी, ओवरलैपिंग लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा ओवरलैप हो पाएगा, तो क्या है, इनकी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा लिगेंड जो है वो इससे अटैच हो पाएंगे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको कि आपके जो 4F और लेटर एक्टिनाइड्स थे उनकी टेंडेंसी जो थी, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी कम थी, लेकिन अर्लियर एक्टिनाइड्स की कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये क्या है, इनकी स्पेसिंग बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी लाई करेंगे, तो आप ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। साइज ज्यादा है, लिगेंड के साथ बेटर ओवरलैप हो पाएगा। बेटर ओवरलैप अगर हो पा रहा है तो सिंपली ये लार्ज नंबर ऑफ लिगेंड्स इससे अटैच हो सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई। क्लियर? जल्दी बताइए। अच्छा, 4F के केस में क्या था? 4F में तो बताया था मैंने, डीपली बरीड होते हैं, बहुत अंदर हैं। ठीक है, तो लिगेंड्स जो बाहर हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 4F क्या है, बहुत डीपली बरीड है। अब यहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो लिगेंड्स कैसे भी हो, कोई भी नेचर हो उनका, एक्सेप्टर हो, डोनर हो, या कुछ भी हो, ठीक है, इनका इनके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, नो इंटरेक्शन, क्योंकि वो डीपली बरीड है। जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। क्लियर? ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, नो ओवरलैपिंग, डीपली बरीड होते हैं। डीपली बरीड या फिर शार्पली कॉन्ट्रैक्टेड कह सकते हैं हम, शार्पली कॉन्ट्रैक्टेड, तो नो ओवरलैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिनेट्स के बीच में क्या था, यहाँ पर था आपका बेटर ओवरलैप अर्लियर एक्टिनेट्स के केस में। बताइए, ये चीज समझ में आ गई पूरी? ठीक है, अब ये ओवरऑल ट्रेंड दे रखा है आपको कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी का, तो 3D का तो ज्यादा ही होगा, और 3D के बाद किसका है कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी? अर्लियर वाले का, अर्लियर एक्टिनाइड्स का। बता दिया रीजन भी मैंने, और फिर लास्ट में आते हैं आपके लेटर एक्टिनाइड्स या फिर आपके लेंथेनाइड्स। ठीक है, ये होगी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये होगी आपकी कंप्लीट बात कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले मैं आपको कुछ एक बात बता देती हूँ। ठीक है, जब आपने 3D पढ़ा होगा, ठीक है, 3D पढ़ते हैं, CFSE वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो बस यही आप एक छोटी सी बात समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे 4F में CFSE का कोई रोल है भी या नहीं। ठीक है, देखो 3D में आप CFSE निकालते हैं, CFSE आपको बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है, स्टेबिलिटी बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, बहुत सारी स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मतलब आपका CFSE आपको 3D में देता है, लेकिन आपको यही पता करना है कि 4F के केस में यहाँ पर क्या होगा, 4F के केस में क्या होता है। तो 4F में क्या हो जाता है कि जो CFSE वैल्यू आती है वो आपकी आती है 100 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कम है, वेरी लेस, वेरी लेस। और आप सभी को पता है, ऑलरेडी बता दिया, 4F क्या है, डीपली बरीड है, डीपली बरीड है। ठीक है, तो लीगेंड यहाँ पर जो भी होंगे लीगेंड, ठीक है, क्या नेचर है, कितने लीगेंड्स हैं, क्या एनवायरमेंट है, कोई लेना देना नहीं है इनका, इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी लीगेंड एनवायरमेंट हो, या तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, या तो इंटरेक्ट करता भी तो बहुत वीकली इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये डीपली बरीड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी CFSE वैल्यू इस वजह से बहुत ही कम आती है, वो है आपकी 100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से मतलब क्या है, कोई CFSE से कुछ भी आपको पता नहीं चल पाता। ठीक है, कोई रोल नहीं है मतलब CFSE का 4F के केस में। अच्छा, 3D में तो आपने देखा होगा ना, जैसे आप D टर्म निकालते हो, और वो D टर्म जो है फर्दर स्प्लिट होती है, CFSE निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वीकली इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होने वाली है। तो एक सिंपल सी मैंने बात बता दी आपको CFSE की, कि यहाँ पे F में 4F में CFSE का कुछ खास रोल नहीं है, बहुत कम वैल्यू आती है। चलिए, अब हम अगला अपना पढ़ते हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये 4th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद आपके कुछ और पॉइंट्स रह जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, बेसिक सा क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। अब इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड है, वो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड कितने होंगे वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर यही बताना है। ओके, चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, दे रखा है डिपेंड्स ऑन मेटल एंड लिगेंड साइज। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो मेटल और लिगेंड के साइज पे क्यों डिपेंड कर रहा है, राइट? मेटल और लिगेंड के साइज पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रीजन दोबारा से आपका सेम 4F क्या है, डीपली बरीड। यहाँ लिगेंड से कोई इनका ओवरलैप नहीं है। जब ओवरलैप ही नहीं है इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है ओवरलैपिंग की वजह से नहीं बन गया, समझ में आ गया? ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से नहीं बन रहा, बन किसकी वजह से बन रहा है, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से, आयनिक अट्रैक्शन या फिर इंटरेक्शन, इसकी वजह से आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अच्छा, ये बात तो पता है ना, अगर आयनिक अट्रैक्शन अगर आपका होता है तो ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब किस डायरेक्शन से आ रहा है ये डिफाइन नहीं करता कि मतलब किसी भी डायरेक्शन से आता है, नॉन डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट जो है कोवेलेंसी की यहाँ पर नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं बता देगा कि इसी डायरेक्शन से आना है, इस डायरेक्शन से आना है, ये आपका नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्शन चलो पता चल गया कि 4F में ओवरलैपिंग की वजह से आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। ठीक है, किसकी वजह से बनता है, आयनिक इंटरेक्शन की वजह से। आयनिक इंटरेक्शन है तो ये आपका नॉन डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट ऑफ कोवेलेंसी यहाँ पर नहीं है। और अगर ये आपका नॉन डायरेक्शन है, अब आपको ये पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि लिगेंड्स आपके अटैच हो रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से, वो हाउ मेनी लिगेंड्स यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, हाउ मेनी लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या है, अब कैसे आपको बताएंगे आप, सिंपल आप बात आते हैं आप मेटल या फिर लिगेंड का साइज से। अगर मेटल का साइज मान लो बड़ा है, ठीक है, मेटल का साइज बड़ा है और लिगेंड छोटे छोटे हैं। ठीक है, मेटल का साइज बड़ा, लिगेंड छोटे छोटे। एक आपने यह सोच लिया, मान लो ये मेटल है, लिगेंड आपके ये छोटे छोटे हैं, वो लिगेंड। और क्या देखा कि मेटल छोटा है, लिगेंड बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, आप खुद ही बता दो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। मेटल बड़ा है, लिगेंड्स आपके लग सकते हैं काफी सारे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ज्यादा होना चाहिए। इसमें आपका मेटल छोटा है, लिगेंड बड़े बड़े हैं, तो कम लिगेंड्स लग पाएंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। सिंपल एक हमें एक ये नॉर्मल सा पता चलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा हमें पता चलता है मेटल और लिगेंड के साइज के बेसिस पर। ओके, अब जैसे आपने पढ़ा होगा 3D में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली 6 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर मेनली एग्जिस्ट करता है, मेनली शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एंड 9। याद रखना इस चीज को, कोऑर्डिनेशन नंबर मेनली शो करता है 8 एंड 9, और भी करता है, वो अलग रीजंस है, लेकिन जो मेनली स्टेबल है मेनली आपको शो करेगा 8 और 9 कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार पूछ लेता है। ठीक है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा, पूछ लेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए, हम एक चीज समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आप चले लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, साइज कम हो रहा है पता है आपको। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया, साइज कम हो रहा है धीरे धीरे, साइज डिक्रीज। अब साइज कम हो गया तो जो स्पेस अवेलेबल था, स्पेस भी कम हो जाएगा, स्पेस भी कम हो गया। और अगर स्पेस कम हो गया तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम ही हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो पाएगा ना, लिगेंड्स कम ही अटैच हो पाएंगे। तो समझ में आ गया आपको, जब लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक चलते हैं, साइज कम हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम हो जाएगा। क्लियर? तो एक एग्जांपल ले लिया हमने कि हमने लिगेंड सेम रखा, F3 है, यहाँ पर भी F3 है। ठीक है, लिगेंड सेम रख रहे हैं, लिगेंड चेंज नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, लैंथेनम से लेकर मान लो ल्यूटीशियम तक चल रहे हैं। ठीक है, लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने वाला है, जाहिर सी बात है। लैंथेनम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 11, और ये कम होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 9। क्लियर? एक बात ये हो गई। दूसरा समझते हैं। दूसरा आपने क्या केस किया कि आपने अब ये जो मेटल एटम है, आपका जो लैंथेनाइड है,
इसको सेम रखा। अब आप जो लीगेंड है लीगेंड को बदल रहे हैं, अब आप लीगेंड को बदल रहे हैं। देखिए लेंथेनम लिया, यहाँ पर भी लेंथेनम, यहाँ पर भी लेंथेनम। अब आपने लीगेंड चेंज कर दिया, यहाँ पर F3 है, यहाँ Cl6 है, यहाँ पर I6 है, FCl I। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीगेंड का साइज बढ़ रहा है। आई का साइज बड़ा होता है ना, लार्ज साइज, मतलब लीगेंड का साइज आप बढ़ा रहे हैं। तो अब नॉर्मल सी बात है, मेटल एटम सेम है, ठीक है। लीगेंड का साइज जो है पहले छोटा था, फिर बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। तो अगर लीगेंड अगर छोटा है तो ज्यादा नंबर में दिखा पाएगा ना कोऑर्डिनेशन, ज्यादा ही अटैच हो पाएंगे। अब लीगेंड का साइज भी बड़ा होता जा रहा है तो कम लग पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज आने वाला है। अगर आपका लीगेंड साइज बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस केस में LaF3 में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 11, LaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 9, LaI6 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कम होते जा रहा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए मुझको, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया? सबसे पहले ये कि आपका मेटल और लीगेंड साइज पे क्यों डिपेंड करता है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 9 शो करता है, और क्या बताया मैंने कि अगर लेंथेनम से लिटिशियम तक चलते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो रहा है, और अगर आपने लीगेंड चेंज करते रखे, लीगेंड से अगर आपका लीगेंड का साइज बढ़ रहा है तो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। तो ये याद रखने पड़ेंगे कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलिए अब कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर है, उनके शेप दे रखे हैं, याद रखना पड़ेंगे भैया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, मेनली तो मैंने बताया कि 8 और 9 शो करता है, लेकिन 4, 6, 7 भी कभी कभार कर लेता है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स का शेप दे रखा है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना आप, ठीक है, एक बार आप इनको देख लेना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर से, फॉर मोनो आयनिक कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, क्या है, UO2 NO3 होल थ्राइस माइनस, करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री रिस्पेक्टिवली आर। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था और ज्योमेट्री बतानी थी। देखो आपके पास UO2 है, हमेशा UO2 जो होता है आपका वो इस तरीके से अटैच होगा, UO2। इसके बाद क्या बचा, NO3 का 3, मतलब 3 NO3 है आपके पास, इस तरीके से, एक कैसे 2, यहाँ पे तीसरा, यही होने वाला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा कैसा हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पर UO2 और ये आपके हो गए NO3। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ज्योमेट्री देखी, शेप देखा, ज्योमेट्री क्या है आपकी, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्सागोनल, और ये आपके डबल बॉन्ड O जो है ये आपके हो गए बाय पिरामिडल, ठीक है, हेक्सागोनल है और ये 2 पिरामिडल हो गए, बाय पिरामिडल। तो ये हो गया इनकी ज्योमेट्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और हेक्सागोनल बाय पिरामिडल, ये हो गया, ठीक है। देखो इजली बता सकते हो, 5 तो हो भी नहीं सकता, 5 कहाँ से हो गया, अच्छा 5 ज्यादा दिमाग लगा दोगे तुम तो 5 भी हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, पूछा हुआ पेपर में।